शायद बोलने तो अच्छा रहेगा। सभी लोगों को मेरा सादर नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा हमारे राजेंद्र सिंह जी का। उनको मैंने कल ही कहा था कि अपना एक मीटिंग यहाँ पर रखना है। इतने कम समय में जितेंद्र सिंह जी आपने ये मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी, मैं आपका भी विशेष धन्यवाद मैं करता हूँ। हमारे आर्य सिंह जी, हमारे नाटी सिंह जी, हमारे पांडे जी, हमारे चित्रसेन जी, हमारे बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, साहित्यकार व्यक्ति हैं, और सभी आदरणीय भाइयों बहनों और हमारे इस कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षक। सबसे पहले मैं जितेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? कुछ लोगों के मन में प्रश्न पैदा हो सकता है। दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि सबको चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको नहीं चाहिए? हाथ ऊपर करके बताओ। एक ने किया और गलती से उठा दिया। सुख, शांति, समृद्धि सबको चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या, उसका मूल क्या? उसका मूल यह है कि आज से नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज ये कहते रहे, हमारे ऋषि मुनि ये कहते रहे, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास शिक्षा है, कोई मुसीबतों को दूर कर। किसका मन नहीं करता कि जो है मुझे माला पहनाई जाए? किसका मन नहीं करता जो है मेरा जो स्वागत जो है एक थाल में दीपक रख करके उससे हमारी आरती की जाए? ऐसा कोई व्यक्ति जिसका मन नहीं करता? कोई है? लेकिन ऐसा अभिनंदन, ऐसा स्वागत नाम किसका होता है? किसी ने बहुत अच्छा लिखा, जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं, जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। फूलों जैसी झड़ने की जिनकी तैयारी, फूल बनो, खुशबू दो और झड़ जाओ। फूलों जैसी झड़ने की जिनकी तैयारी है, खुशबू उनके माथे पर तिलक। ये काम कौन करता है? जो शिक्षा देने का। और उन्होंने एक नहीं, मैं पूछ रहा था ये तो दिन से कितने के 49 इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़ी की है। 50,000 बच्चों को शिक्षा देते हैं। इससे बड़ा विकास का काम दुनिया के अंदर इसलिए उनका बहुत अभिनंदन। कल मैं केसी कॉलेज में था। केसी कॉलेज तो मालूम होगा ना आपको? वहाँ भी वैसे बच्चे थे, लेकिन वहाँ भाषण बहुत कम था। 2 मिनट में बोला, सवाल जवाब थे, प्रश्न उत्तर। तो मैंने कहा जो मन करे प्रश्न पूछो, जो मन करे तो सवाल पूछो। ऐसा किसी को होता क्या? कोई हिला रहा गर्दन, कोई मना कर। लेकिन मैं बोलता हूं जो सवाल है पूछो, जो प्रश्न मन में हो पूछो। क्यों? पढ़े लिखे पॉलिटिशियन का यही माना है। मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर था। 2014 से पहले मुंबई में कितने बंगलास होते थे कि नहीं होते थे?
मुंबई में भी होते थे, दिल्ली में भी होते थे, बेंगलोर में होते थे, कलकत्ता में होते थे, चेन्नई में होते थे, हैदराबाद में होते थे। कोई शहर सुरक्षित नहीं था। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा शहर सुरक्षित है या कुछ नहीं होगा। 2014 के बाद क्या हुआ? आपने सुना कभी बम ब्लास्ट हुआ मुंबई शहर में? नहीं हुआ ना। हम लोग पुलिस वाले भी परेशान रहते थे, उनका भी सिर का दर्द था और लोगों को भी सिर का दर्द था। हम लोग जो सलाह देते थे, भाई ट्रेन से बैठ कर चलोगे तो देख लेना, ऊपर और नीचे जरूर देख लेना जिस सीट पे बैठो कोई है, कोई सामान छोड़कर तो नहीं चला गया, कोई रखकर तो नहीं चला गया। बस में सफर करते थे, बस में भी देख लेना, जो छोटी सी कुछ चीज रखी है ना, हो सकता है टिफिन बॉक्स रखा हो, टिफिन बॉक्स, किसी का बैग रखा हो, वो बैग और टिफिन बॉक्स नजर नहीं आता था। क्या नजर आता था? बम नजर आता। आदमी की सबसे पहली जरूरत क्या है? सबसे पहले जरूरत विचार करके देखो, आदमी की सबसे पहली जरूरत, आदमी की बात नहीं करता मैं, प्राणी मात्र की बात करता हूं। सबसे पहली जरूरत है वो सुरक्षित होना चाहिए। यानी अरे खाना मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, आधा पेट खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा मकान होगा कोई बात नहीं, गाड़ी होगी तो कोई बात नहीं, साइकिल होगी कोई बात नहीं, नहीं होगी तभी चलेगा, मोबाइल नहीं होगा तभी काम चल जाएगा। सबसे पहले आदमी सुरक्षित होना चाहिए। ये सुरक्षा किसने दी? सोच के देखो, ये सुरक्षा मोदी जी के कारण आई है। अभी जो है पूरे देश में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, और वहां भी जो है जितने बम ब्लास्ट होते थे, मैं कहता हूं कि 10% रह गए हैं। उसका बड़ा इतिहास है। बोलने की तो बहुत बोला जा सकता है, लेकिन आज कम बोलना है। यहां भी बेंगलोर में एक छोटा सा हुआ है, अदरवाइज कि पूरे देश के अंदर कोई बम ब्लास्ट नहीं था। नक्सलाइट की एक्टिविटी चलती थी, कितनी कम हो गई, हम सुरक्षित हैं। आपने कभी सुना पिछले 10 साल में कोई भूखा मरा हो? पहले अखबार में छपता था, कहीं कालाहांडी जिला आता था, उड़ीसा का आता था, कहीं झारखंड का आता था, लोग बेचारे भूखमरे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, खाने के अभाव में जो है उनकी मौत होगी, ऐसा सुना आप लोगों ने? आजकल तो जो मुफ्त में राशन मिलता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, 80 करोड़ लोगों को वैसे जरूरत नहीं है क्या? हमारे क्षेत्र में मैं कई बार पूछता हूं, अब मुंबई के बाद तो मैं कहता नहीं, हमारे क्षेत्र में आधे लोग ऐसे जिन्हें राशन की जरूरत नहीं है, आधा बेचे हैं। कोई भूखा नहीं पड़ता। तो पहले सुरक्षा चाहिए, फिर आदमी को भरपेट खाना चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। कैसी शिक्षा चाहिए? अरे मुझे तो अच्छी शिक्षा का मतलब बता दो मुझे कोई, फिर मैं देखूंगा कि जितेंद्र सिंह के काल में पढ़ाने वाले टीचर कैसे पढ़ाते हैं। मैं सवाल बच्चों से पूछता हूं और टेस्ट जो है टीचर्स का करता हूं। ये मानते हो आप मेरी बात? ऐसा ठीक है ना सवाल पूछना? सवाल बच्चों से पूछा जाए और इम्तिहान परीक्षा किसके लिए जाए? टीचर्स की। तो मैं पूछ रहा हूं अच्छी शिक्षा का मतलब क्या? कोई बताएगा? अच्छी शिक्षा किसको? किसी ने बताया नहीं आज? तो मुझे फादर बुलाना पड़ेगा जितेंद्र सिंह आपको, हा? मैं बताऊंगा कि अच्छी शिक्षा का अर्थ क्या है, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं।
अच्छी शिक्षा वो है जिसको पढ़कर के आनंद मिले, जबरदस्ती नहीं। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, माँ बाप पढ़ाना चाहता है, अरे इंजीनियर बना कर रहूंगा तुझे, बच्चा का मन ही नहीं करता मैथमेटिक्स पढ़ने के, क्या तो अपना डॉक्टर ही बनना है, मन नहीं लग रहा है। शिक्षा कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले सुख करीब होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए? याद रहेगा, सुख करीब, सुख करीब होना चाहिए। नंबर 2, अर्थ करीब होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देने वाली होना चाहिए, रोजगार देने वाली होना चाहिए। पढ़ने लिखने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद अगर नौकरी ढूंढते हुए घूमो, नौकरी नहीं मिले, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? नंबर 3, इसे काम चल जाएगा क्या? नंबर 3, अर्थ करीबी ऐसी हो, नौकरी भी ऐसी हो, रोजगार भी ऐसा हो कि जो इच्छाएं हैं अच्छी इच्छा, मेरे पास एक गाड़ी होना चाहिए, मैं शादी करने वाली हूँ, पति अच्छा होना चाहिए, उसमें एक मकान भी होना चाहिए, घूमने फिरने के लिए गाड़ी भी होना चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े भी मिलना चाहिए, कभी कभी मन करे तो अच्छा खाना भी हो, जो है बाहर जाके खा सकूँ, घूमना फिर सकूँ। चाहते कि नहीं चाहते सब लोग? शिक्षा ऐसी उसको कहते हैं, वो अच्छी वो भी करीब होना चाहिए। और लास्ट, शिक्षा ऐसी हो जो यश करी हो, यश देने वाली हो, मेरा नाम, मुझे नाम और फेम, नेम एंड फेम देने वाली शिक्षा हो। अगर ऐसी शिक्षा नहीं है तो शिक्षा में ये मैंने बताया, अच्छी शिक्षा ये। हमारी मोदी सरकार ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, अभी पूरा नहीं हुआ, काम बहुत बाकी है। कि हमारे जब मेरा परिचय दे रहे थे, मुझे बताया कि मैं क्या बोले, वो हिंदी में क्या बोला, वो संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या बोला, मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास, ये नाम मैंने बदलवाया। भारत सरकार से मैं इसका मंत्रालय का नाम ही बदलवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा ये नाम गलत, गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? वो तो मैंने लंबा मेरा वो है, ये राजीव गांधी ने रखा था नाम, अमेरिका से थोड़ा प्रभावित थे, हर एक बात को ह्यूमन रिसोर्सेज आकर पढ़ाते ना, मैनेजमेंट पढ़ाते थे नहीं, ये ला पढ़ाते थे, मैनेजमेंट भी है तो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आई डोंट आगे नहीं किया, दिस इज बेस्ट होगा। आजकल रिसोर्स नहीं है, इसे बहुत बड़ा करके है। तुम्हारे मोदी जी को कहा इसका नाम शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए, इसलिए वो अभी शिक्षा मंत्रालय हो। तो मैं कह रहा था आपको, सुरक्षित होना चाहते हो, कोई भूखा मरना नहीं चाहता है, हर एक आदमी इज्जत चाहता है, सम्मान चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता? जब से मोदी जी आए प्रत्येक भारतीय का सम्मान बढ़ा है। पूछो कि जो लोग विदेश में जाते हैं, पासपोर्ट लेकर के विदेश में पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनसे पूछो उनका कितना सम्मान बढ़ा है। एक भारतीय की कितनी पूछ हुई है, विकास कितना हुआ है। मैं तो अभी परसों गया था, पहली बार मैं वो साउथ उसमें गया, मुंबई में, तो जो कोस्टल रोड बनी है ना, कोस्टल रोड मैंने पहली बार देखा कि समुद्र के नीचे से भी, बिल्डिंगों के नीचे से भी। मैं 1990 में सबसे पहले मैं जापान गया, तो जापान के अंदर होक्काइडो एक वहाँ का एक आइलैंड है बहुत बड़ा नॉर्थ में, तो वहाँ समुद्र के नीचे 42 किलोमीटर लंबी टनल थी तुरंत, जिससे हम लोग गए 42 किलोमीटर। सोच नहीं सकते थे, हमारे देश में कोई सोच नहीं सकता था, फ्लाईओवर नहीं सोच सकते थे। आज कितने फ्लाईओवर है, कितने गोदा बन रहे, वर्ल्ड क्लास रोड बन रहे, वर्ल्ड क्लास फ्लाईओवर बन रहे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन रहे, वर्ल्ड क्लास पोर्ट बन रहे हैं, हमारे वर्ल्ड क्लास जो है नए नए इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, इतने इतने यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, इतने मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। और इसके साथ साथ
विरासत पर गर्व करना नहीं सिखा रहे। भगवान राम का मंदिर बनाना ऐसा नहीं कि मंदिर बनाने से कोई बहुत बड़ा वो हो जाता है, लेकिन वो हमारी आस्था का प्रतीक है। और हमारा जो अपमान था, बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, मोस्ट वंश का नाम भूल गया, लेकिन आप जाकर के पता करना अयोध्या के आसपास जब राम का मंदिर जो है बाबर ने तोड़ा, उसके जनरल का नाम क्या था बताओ कोई टीचर? किसने तोड़ा? बाबर ने तोड़ने नहीं गया था उसको, उसका जनरल, उसका सेनापति तोड़ने गया था। नाम क्या था? ये थोड़ा गड़बड़ है भाई जितना अरे इतना अखबार में आता है, इतना पेपर में आता है, हाँ? छोटी बात है ये। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए इतिहास पढ़ना चाहिए। उस जनरल का नाम था मीर बाकी। क्या नाम था? याद रहेगा ना? बाकी, मीर बाकी। मीर बाकी ने वो तोड़ा, मंदिर को तोड़ा। तोड़ने के बाद वहां के ठाकुर रणविजय सिंह, एक ठाकुर था, छोटा सा राजा था, जमींदार टाइप होते ना, बहुत ठाकुर मारे गए। उन्होंने कहा कई गांव में पता करना पड़ेगा, मुझे भी पता करना चाहिए, इसमें किसी आदमी को लगा हुआ काम पे, आप जिम्मेदारी लो। वहां पर क्या हुआ? उन्होंने कहा जब तक यहां पर इस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा, तब तक न हम सिर पर पगड़ी रखेंगे, न पैर में जूता पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे। अब राम मंदिर बनने के बाद, इतनी पीढ़ियों के बाद, उन गांव के ठाकुरों ने जो पगड़ी पहनना और जूता पहनना शुरू किया। कैसे लोगों को भूल सकते हैं हम लोग? उनके बलिदान को भूल सकते हैं, उनके संकल्प को भूल सकते हैं, लेकिन अब अपने यही पूर्वजों को भूल जाते हैं। हम ये तो बता देंगे बाबर का बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, ये तो हमें याद रहेगा या नहीं रहता? अच्छी बात नहीं रहता, लेकिन हम अपने पूर्वजों का इतिहास भूल जाते हैं, ऐसा उज्जवल इतिहास। इसलिए भगवान राम का मंदिर बना। 500 वर्षों तक जो लड़ाई चलती रही, संघर्ष चलता रहा, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, उसका बदला लेने का प्रतीक है ये। भारतीय अस्मिता का प्रतीक, आस्था का प्रतीक है भगवान राम। हमारे देशवासियों का गौरव है। और केवल भगवान राम का मंदिर नहीं बना, बनारस में बना है, जहाँ आरपी सिंह ने बहुत बड़ा होटल बना रखा है। होटल किसी को जाना हो तो जा सकते हैं। वहां विश्वनाथ कॉरिडोर बना, भगवान विश्वनाथ। उज्जैन में जाओ, महाकाल क्या महालोक बना है। चारों धाम को किस प्रकार से वो किया गया है, जगह जगह। देखो, जब तक पूरा पीछे का पैर जमाओगे नहीं, आगे का पैर उठा नहीं सकते हो, याद रखना। अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। जो अपने भूतकाल को भूल जाता है, याद रखो क्या बोल रहा हूं मैं। इफ यू फॉरगेट योर पास्ट, इफ यू फॉरगेट योर पास्ट, द फ्यूचर विल फॉरगेट यू। क्या बोला? इफ यू फॉरगेट योर पास्ट, द फ्यूचर विल फॉरगेट। अगर ये चाहते हो कि अब आगे आने वाली पीढ़ियां अपने को याद करें, तो अपने से पहली वाली पीढ़ी को याद करें। ये विरासत के साथ विकास, ये संकल्प कौन लाया? इस देश के मोदी जी लाए। तो ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं। आज मैंने गलती से जो है जैकेट पहन ली, मुझे क्या मालूम था जितेंद्र सिंह धूप में पढ़ाने वाला है। अरे मैं इनके ऊपर वो कर रहा हूँ, ये भी धूप में बैठे हैं, इसलिए अपनी बात को मैं जल्दी खत्म कर देना चाहता हूँ। कभी कभी धूप में बैठना भी अच्छा होगा। जबरदस्ती बैठे ना, वैसे तो बैठेगा नहीं कोई, जबरदस्ती बैठेगा, विटामिन डी तो मिलेगा।
आजकल शहरों में विटामिन डी की कमी होती जा रही है, विटामिन डी की कमी होती जाती है तो बहुत बीमारी होती जा रही है। तो इसके लिए भी जितेंद्र सिंह का धन्यवाद करो कि उन्होंने दूर में बताया। इसलिए मोदी जी का भी इलेक्शन है, हमारे पास बहुत काम है, बहुत काम इस देश का भी करने बाकी है। 2047 तक इस देश को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, दुनिया का सिरमौर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। इससे बहुत काम करना बाकी है। इसलिए उसके लिए जरूरत यह है कि आप लोगों को अपनी वोट देना है। अब पढ़े लिखे आदमी अनपढ़ में फर्क क्या है? एक अनपढ़ आदमी की वोट की कीमत भी इतनी है जितनी जो है जितेंद्र सिंह की, या ज्यादा। पढ़े लिखे आदमी का फर्क यह है वो अपनी वोट तो डालता ही है, दूसरों की वोट भी डलवाता है। इसलिए लालजी सिंह आगे, हाँ, उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूं। और हमारे आर्य सिंह भी बोल रहे थे 20 मई याद रखना, कमल का फूल याद रखना, लक्ष्मी किस किस को चाहिए, घर में लक्ष्मी किसको चाहिए, हाथ ऊपर करके बताओ। जिसको जो नहीं हाथ में उठाएगा मिलेगी नहीं। आप देख लो भाई, फोटो खींच रहे हैं हम लोग। जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए हाथ ऊपर करके बताओ। जिसको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, अच्छा आप जैसे लोग भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए याद रखना, लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है। लक्ष्मी का आसन क्या है? कमल का फूल है। इसलिए जिसको अपने घरों में लक्ष्मी चाहिए उनको कमल का बटन दबाना ही होगा। और अब हमारे कैंडिडेट कितने अच्छे हैं, उनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। आरिफ सिंह ने बहुत बताया, मंत्री हैं, मंत्री रहेंगे, बनेंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा। और इसलिए मैं उन्हीं के लिए वोट मांगने आया हूं, क्योंकि उनको जाने वाली एक एक वोट मोदी जी को जाएगी। किसको जाएगी? मोदी जी को जाएगी। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पुनः जितेंद्र सिंह जी आपका, हमारे आर्यू सिंह, राजेंद्र सिंह, लालजी सिंह, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चित्रसेन जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, मेरा नाम सुन करके आए, पंडित जी आए, पार्टी की तरफ से आए, आरपी सिंह जी भी आए, हमसे सबसे वरिष्ठ हैं। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मंत्री जी। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद। आप सभी का यहाँ समय निकालकर आने के लिए हृदय से आभार। हम हर एक को आग्रह करते हैं कि वो भाजपा के समर्थन में वोट दे, ताकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही प्रगति पथ पर चलती रहे और मोदी जी का अब की बार 400 पार का स्वप्न पूर्ण हो। हम सभी अपने वोट को अपनी आवाज बनाएं और मजबूत अथवा उज्जवल भारत का निर्माण करें। आओ मिलकर अपने अधिकारों का सम्मान करें। चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।